क्या उस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है मेटलैंड, और मेटलैंड के बारे में ना बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इफ़ यू लुक इन टू द बुक विद डेप्थ और आराम सुकून से ब्रेक डाउन करके चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करना, इट जस्ट फील्स लाइक कि जो ऑथर है ना वो आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। इट फील्स लाइक अ नॉवल। आप नॉवल की तरह आपको समझा रहा है कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। समथिंग लाइक अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट कुछ सालों पहले 1970s का बड़ा फेमस थेरेपिस्ट जो है ना, वो आपको बता रहा है कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। दैट इज़ इट। बाकी मेडिसिन पैथोलॉजी वगैरह में हम पढ़ रहे होते हैं बॉडी के बारे में, जो चीज़ें जो क्रैम करनी है, हमें नई नॉलेज पता लग रही होती है, बट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट एडवाइजेस। दैट्स इट। इस तरह लेके चलना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जो सर्टन डेफिनेशन टर्म्स हैं उनको हमने याद कर लेना है, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। चलो स्टार्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट उसने ना जब पहले चैप्टर में सारी मैनिपुलेशन के बारे में बताया हुआ कि कौन कौन सी मिसकंसेप्शन है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और किस तरह हमने पूरी की पूरी मैनिपुलेशन को लेके चलना है ना। इन्होंने सेल्फ मैनिपुलेशन जो उसने बोली है कि इंपेरिकल ट्रीटमेंट नहीं है। अब इंपेरिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कि आपने पहले ऐसे ट्रीटमेंट किया तो रिजल्ट आ गया था, तो अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा अप्लाई करके देख लेते हैं। दैट इज़ इंपेरिकल ट्रीटमेंट इन आवर टर्म। तो बस उसने बोला कि इंपेरिकल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जितने भी आजकल के मैनिपुलेटर्स और मैनिपुलेटिव थेरेपिस्ट होते हैं ना, ये पूरी लाइन इसमें बताई हुई जो बहुत ही स्टूपिड वर्डिंग है, इसके लिए उसको ब्रेक डाउन करना है, जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। इसमें उसने बोला हुआ है, ब्लैक बॉक्स की एनालॉजी दी हुई है कि एक ब्लैक बॉक्स की तरह का होता है, आपको पता नहीं है उसके अंदर क्या है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, आप क्या करते हो, आपको ब्लैक बॉक्स नजर आया, और उसने इसी तरह लो बैक पेन की एग्जांपल दी। एक बंदा लो बैक पेन के साथ आता है, साइन एंड सिम्टम्स नजर आया कि पेन है, रिस्ट्रिक्शन है, रेंज ऑफ मोशन थोड़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बंदे ने क्या किया, मैनिपुलेशन अप्लाई करके रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर कंक्लूड कर दिया कि हाँ ये मसला था, मैनिपुलेशन ने इसको ठीक कर दिया। लेकिन उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या इश्यूज होते हैं, उसकी वैल्यूएशन, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी एग्जामिनेशन के ऊपर उसने फोकस ही नहीं किया। दैट्स द प्रॉब्लम। ये सारी उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, उसको दफ़ा रीड करो, समझ आ जाएगी बात क्या की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला है कि जो मैनिपुलेशन है ना, जिसको पैसिव मूवमेंट बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि शुरू से लेके आखिर तक मैनिपुलेशन के अंदर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। उसने बोला है कि इसकी अलग जो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट मल्टीपल डिसऑर्डर्स वो सेपरेट है। अब मतलब इसका ना इस चैप्टर में सारी ये बात की है कि वो टेक्निक्स के खिलाफ है। मैनिपुलेशन में एक पूरा होल केस सिनेरियो चल रहा होता है, सिर्फ टेक्निक्स नहीं होती इसमें। एग्जामिनेशन है, एनालिटिकल असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, और रीअसेसमेंट है, प्रोग्रेशन है, ये सारी बातें हैं, हम आगे देखते हैं। फिर उसने आपको मैनिपुलेशन समझाने के लिए एनालॉजी दी हुई है। एनालॉजी का लफ्ज़ ये होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, उसकी वर्डिंग डिफिकल्ट है, तो उसने एक फेमिलियर कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है। उसने बोला है कि मैनिपुलेशन को सारी दुनिया समझती है कि गोल्फ की तरह का है, कि आपने एक गोल सेट किया कि ये सेट पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है। आपने मैनिपुलेशन गोल्फ की तरह आपने मैनिपुलेशन परफॉर्म किया और आपने अपना सेट गोल अचीव कर लिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैनिपुलेशन इज लाइक अ चेस गेम, जिसमें डिफरेंट जॉइंट्स हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, और डिफरेंट मूवमेंट्स प्रोटोकॉल को यूज़ करके डिफरेंट तरीके का रिजल्ट निकलेगा। तो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मोड ऑफ थिंकिंग, किस तरह आप अपनी गेम खेलते हो, किस तरह जॉइंट्स को मैनिपुलेट करते हो। सेकंड उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज की एग्जांपल दी हुई है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज इज़ अ वेरी फेमस एलीट गेम। उसमें क्या होता है कि एक कार के अंदर 4 लोग बैठे होते हैं, 2-2 का पेयर होता है, एंड उसमें वो आपस में बिडिंग करते हैं कि ये आपने ये, उसके अंदर ना की कार्ड्स होते हैं, की कार्ड्स लोकेशन पे छुपे हुए होते हैं, और वो बिडिंग करते हैं कि कितनी टर्म्स और कितनी बारियों के बाद हम आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। इसमें बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग के बाद अपना गुड डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन इसका मेजर रोल होता है। तो उसने इसको मैनिपुलेशन से कैसे कंपेयर किया हुआ है कि मैनिपुलेशन में जो बिडिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट करते हो, अगला इंसान की सुनते हो, आप अपनी सुनाते हो। ठीक है, वो सारा कम्युनिकेट करके जब आप असेसमेंट करते हो, दैट इज़ द बिडिंग, कि कितने राउंड्स तक चीज़ ठीक हो जाएगी। और जो की कार्ड जो आपके घुमे हुए हैं ना, वो जॉइंट्स हैं, वो फैसेट जॉइंट्स आगे इसने आप बोला हुआ है कि ये बस एक एग्जांपल में कि हम वर्टिब्रा की बात करें, क्योंकि वर्टिब्रल मैनिपुलेशन है तो वर्टिब्रा के ऊपर ही सारा काम चलेगा। तो उसने बोला है फैसेट जॉइंट्स ना वो की कार्ड्स हैं, और इसका की कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स आगे उसने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं जिसके थ्रू आप ये गेस कर सकते हो, क्रिटिकल क्लेम कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, दैट इज़ कि बंदे की मूवमेंट या पेन रिस्पांस कैसे आ रहा है। कि आपने एक टेक्निक अप्लाई की, फिर आपने रीअसेस किया, आपने देखा कि बंदा कैसा रिस्पांस दे रहा है। और दूसरा एनालिटिकल असेसमेंट। नाउ द वर्ड असेसमेंट एंड एनालिटिकल असेसमेंट का ना बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मेटलैंड के अंदर। एनालिटिकल असेसमेंट उसमें बोला हुआ है कि अच्छा पहले आपने आगे ना इसकी सारी वर्डिंग्स दी हुई है कि इसमें आपने हिस्ट्री ली, फिर उसके बाद इवैल्यूएट किया, फिर आपने एग्जामिन किया, फिर आपने वो जो सारा बेसिक हम अपनी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग और उसमें पढ़ते हैं ना, वार्ड्स में जाके काम करते हैं, वो सारा उसने यहाँ मेटलैंड में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ दैट। ठीक है, और एनालिटिकल असेसमेंट इज ऑन टॉप। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्रिटिकल एनालिटिकल असेसमेंट होती है, ये भी आगे बात हुई है। उसके बाद अब यहाँ तक पढ़ने वाला कुछ भी नहीं, याद करने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसने की स्टोन्स बता दिए, इसको दफ़ा याद करना कि आप एमसीक्यू में आ जाए। की स्टोन्स इस कॉन्सेप्ट के क्या है, मैनिपुलेशन क्या, असेसमेंट, मूवमेंट, पेन रिस्पॉन्स एंड द स्पेसिफिक मोड ऑफ थिंकिंग व्हेन डीलिंग विद द गिवन डायग्नोसिस। आपका जो थिंकिंग पैटर्न है दैट डिपेंड्स कि आप किस कंक्लूजन तक पहुँचते हो, और वो डिफरेंट हो सकता है, हर इंसान का वेरिएबल होता है। फिर आगे इसने ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, ऐसे आया पास में 3 मेन फीचर्स हैं जिस तरह की मैनिपुलेशन जिस तरीके से परफॉर्मेंस ने बोला है कि ऐसा ऐसा ना मैनिपुलेशन की अवेयरनेस जैसे बढ़ती जा रही है न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल कंडीशंस के अंदर। तो इसको
इसको इस स्किल को एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो गया मेडिकल मार्केट और मेडिकल प्रोफेशन के अंदर। और उसने बोला कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें एक्सेप्टेंस मिल रही है। द फर्स्ट वन कि मेडिकल प्रोफेशन ये रियलाइज़ कर रहा है कि जो मैनिपुलेटिव थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो कितना ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं री असेसमेंट के ऊपर, कॉन्टिन्यूस एनालिटिकल असेसमेंट। अब ये जो मेरी कैलेंडर की वीडियोज़ देख के आ चुके हैं उनको ऑलरेडी पता है कि हमने भी उसमें बार बार ही बोला हुआ है कि हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हर पेशेंट के मुताबिक वेरी करता है ना, तो हमें क्या पता कि हम ट्रीटमेंट सही परफॉर्म करें या नहीं करें। रीअसेसमेंट दैट्स इट। उसका पहला वर्ड कि हमारा एम्फोसिस कंटिन्यूअल एनालिटिकल असेसमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अंदर उसने बोला है कि बिफोर द ट्रीटमेंट, बिफोर द सेशन, आफ्टर द सेशन, ड्यूरिंग द सेशन, एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, और एट द एंड ऑफ जब आप डिसकंटिन्यू कर लेते हो फिर आप दोबारा से एनालिटिकली असेस करते हो कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। सेकंड उसने बोला है कि हमारी इनिशियल ट्रीटमेंट टेक्निक्स की जेंटलनेस, हाँ ओके नजर आ रहा है। इनिशियल ट्रीटमेंट टेक्निक्स की जेंटलनेस, फॉर एग्जांपल कि हम इस तरह नहीं करते कि डायरेक्ट ही हमने मैनिपुलेशन के ऊपर स्टार्ट कर दिया। हम पहले जेंटल टेक्निक से शुरू करते हैं, फिर जब जेंटल टेक्निक से बंदा यूज टू रहता है फिर हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलते हैं। ये सेकंड है जो हमें एक्सेप्ट करा रही है अपनी मार्केट के अंदर। थर्ड उसने बोला है कि हमारा सिर्फ ये फोकस नहीं होता कि हमने ट्रीट करना है, हम जो विजिबल इफेक्ट्स जो हमें नज़र आ रहे होते हैं ना, वो हमें क्या देते हैं, वो हमें एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट वे गिविंग, और इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्नोसिस के बारे में, कितनी देर तक ठीक हो जाएगा, और दूसरा हमें डिफरेंशियल्स भी बनाते रहते हैं। हम अब दूसरी मेडिकल प्रोफेशन में इस तरह हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए क्या है कि हम क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलना होता है, एक ट्रीट किया, अगले बंदे का रिजल्ट आया, ठीक है या ख़राब है, उसकी बेसिस पे या तो कंटिन्यू कर लिया या चेंज करके स्विच करके कोई और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज़ कर लिया। तो ये कंटिन्यूली हमें दो पाथवेज दे रहा है, प्रोग्नोसिस भी दे रहा है कब तक ठीक हो जाएगा, और डिफरेंशियल्स भी दे रहा है कि अच्छा ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है। दीज आर द थ्री मेन फीचर्स अबाउट आर एक्सेप्टेंस इन द मेडिकल मार्केट, ठीक है। उसके अलावा उसका समरी बता दी। उसके अलावा उसने बोला कि दो ऐसे रीजंस जिसकी वजह से हम जो है ना हमारी एक्सेप्टेंस जो स्लो है और कभी कभार और अभी अपने फुल पोटेंशियल तक क्यों नहीं पहुँच पाई। क्या रीजंस है दो। फर्स्ट वन कि हमारे जो डायग्नोस्टिक टाइटल्स हैं वो बड़े गलत हैं, वो सेपरेट हैं, वो अनएक्सेप्टेबल है। मेडिकल प्रोफेशन में हम डिफरेंट टाइटल्स यूज़ करते हैं और उनके डिफरेंट टाइटल्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। सेकंड हमारे पास क्या है कि जो कुछ मैनिपुलेटिव थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो डायरेक्ट ही अनजुडिशियसली जो ग्रेटर लेवल की मैनिपुलेशन पे चले जाते हैं। हमने कहानियाँ बहुत देर पहले की सुनी हुई है कि किसी बंदे का कोई बेसिक स्पाइनल मसला था, किसी ने मैनिपुलेशन ऐसे इस्तेमाल की, कोई डिजास्टर में चला गया, कोई हार्ड इंजरी हो गई जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हो गया। अब इसने ये बोला है कि पिछले 10 साल में, एग्जांपल थी कि 1964 में पिछले 10 साल में सिर्फ 5 केसेस रिपोर्ट हुए थे और बहुत सारे फिजिकल थेरेपिस्ट, 16,000 मैनिपुलेटिव थेरेपिस्ट है 1964, ठीक है। दैट्स इट। मतलब काफ़ी कम लेवल का चेंज था लेकिन वो ड्रास्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके अलावा उसने बोला कि इस डिजास्टर को कैसे फिक्स किया जाए, वही बार बार एनालिटिकली असेस करते रहो, जेंटल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते रहो, और हर प्रोग्रेशन से पहले जो भी सिम्टोमेटिक रिस्पांस होता है ना, अब इस तरह भी तो हो सकता है कि जो आपने ट्रीट किया उस टाइम पे एक वर्ड होता है लेटेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है, लेटेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जर्बेशन। इसका मतलब ये है कि जो किसी के डिजीज़ के साइन और सिम्टम्स थे ना वो अभी लेट प्रेजेंट होने थे, हमने उससे पहले इसको ट्रीट कर दिया, हमें वो नज़र नहीं आए, और लोगों ने क्या किया कि इल्ज़ाम में लगा दिया कि जो ये एग्जर्बेशंस आ रही हैं ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की वजह से आ रही हैं। तो उसका क्या इलाज है कि आप बंदे को अवेयर कर दो रिगार्डिंग द लेटेंट एग्जर्बेशंस, और टाइम टू टाइम बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग असेस करते रहो, उसको डॉक्यूमेंट करते रहो, उसको जो ना बार बार प्रोग्रेस करने से पहले फिक्स करते रहो और अवेयर करते रहो, ताकि क्लैरिफिकेशन हो कि हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की वजह से नहीं बल्कि लेटेंट एग्जर्बेशंस है जो अब नज़र आ रही हैं, ठीक है। दैट्स इट। उसके अलावा उसने ना पूरी बुक में स्टार्ट करने से पहले एक पैसिव मूवमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पैसिव मूवमेंट हर मेडिकल प्रोफेशन में उसका डिफरेंट मतलब होता है, लेकिन हमारी फिजिकल इसमें पैसिव मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो, और बड़ी बोंगी डेफिनेशन है, हम लोगों ने कैल्टन में बहुत कमाल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, पर अगर मेटलैंड के कॉन्सेप्ट आती है तो हमने ये लिखनी है। उसने ये बोला कि ऐसी मूवमेंट जो बंदा खुद किसी और बंदे की बॉडी पार्ट पे किसी और बंदे की तरफ से मूवमेंट प्रोड्यूस की जा रही है, और ये मूवमेंट जो है कि या किसी इक्विपमेंट की वजह से भी दी जा सकती है, ठीक है, वो बंदा खुद परफॉर्म नहीं कर रहा। उसके बाद पैसिव मूवमेंट में बोला है कि एक ऐसी एसेसरी मूवमेंट है जिनको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पूरी की पूरी कैल्टन बॉन्ड इज बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ, या तो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होगी या एसेसरी मूवमेंट होगी। तो एसेसरी मूवमेंट का वहाँ पे क्या नाम था, ट्रांसलेटरी जॉइंट प्ले मूवमेंट। तो बस उसने बोला है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट ऐसी होगी जो बंदा खुद एक्टिवली परफॉर्म कर सकता है, एंड एसेसरी मूवमेंट ऐसी है जो एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ बड़े मजे का एग्जाम्पल है जो किसी और ने नहीं दी हुई, किसी बुक में प्रेजेंट नहीं है, कि उसने बोला है कि इंटरफिलेंजियल रोटेशन जो है जिसको हम स्पिनिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं कैल्टन बॉन्ड, वो इज एन एसेसरी मूवमेंट, दैट इज इट, वो एग्जाम्पल थी। उसके बाद मैनिपुलेशन भी बहुत स्टूपिड एग्जांपल है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैनिपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना दैट इज दो जनरल टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया है। मैनिपुलेशन पहली जनरल टर्म है कि
ऐसी पैसिव मूवमेंट जो किसी भी तरीके की पैसिव मूवमेंट की डेफिनेशन में कवर हो सकती है। मतलब मैनिपुलेशन ऐसी है कि हर तरह की पैसिव मूवमेंट मैनिपुलेशन में परफॉर्म की जा सकती है। फॉर एग्जांपल थर्स्ट मैनूवर है, हम किसी भी डायरेक्शन में किसी भी रेंज में ले जाओ तो जनरली इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। लेकिन जब आप और प्रिसाइज होके देखो तो क्या, और एक और चीज़ इसमें कि किसी भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में वो मूवमेंट परफॉर्म कर लो, दैट इज़ बहुत स्टूपिड है लेकिन जनरली ये एक्सेप्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन हमने याद करनी है दैट इज़ कि एक स्पीड के ऊपर परफॉर्म की गई हो जो अगले इंसान को प्रिवेंट करे उसको रोकने पे, बहुत ऑफन ही जेंटल है। मतलब कि दैट आर ऑफन जेंटल, कभी कभार जेंटल होती हैं और देट आर रेयरली फोर्सफुल। अब उसने बोल दिया कि जेंटल और फोर्स, ऑफन जेंटल, ठीक है, एंड रेयरली फोर्सफुल। इसका मतलब है इसके लेवल के दरमियान में है, इतनी फोर्सफुल भी नहीं लेकिन स्पीड पे मूवमेंट परफॉर्म की जाती है, और काफ़ी स्मॉल इन रेंज। हमने ये डेफिनेशन नीचे वाली याद की हुई है, स्मॉल एम्पलीट्यूड मैनिपुलेटिव थर्स्ट टेक्निक। I'm sorry मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, पर आई इंटेंड टू कवर द चैप्टर इन एक चंक में, इसके पार्ट्स बनाने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है जी, उसके बाद बस ये सारा मजाक हो रहा है इधर भी। आगे मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन को उसने बता दिया। अब मोबिलाइजेशन को उसने मैनिपुलेशन से ही कंपेयर किया हुआ है। उसने यहाँ पे बोल दिया कि मोबिलाइजेशन वो मूवमेंट है जो एक बंदा प्रिवेंट कर सकता है होने से पहले, दैट इज इट। फिर मोबिलाइजेशन की दो एग्जांपल्स बता दिए कि एक ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन, पता है ना मोबिलाइजेशन जो करते हैं, एक ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन होती है, ठीक है, जो कि अब उसमें भी आगे उसने वेरिएशंस बता दिए कि ये स्मॉल एम्पलीट्यूड भी हो सकती है, लार्ज एम्पलीट्यूड भी हो सकती है। ये जो है इसका ये कंप्रेस, जॉइंट को कंप्रेस करके भी हो सकती है, जॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करके भी हो सकती है, ये स्मूथ भी हो सकती है, स्टेकाटो भी हो सकती है। अब स्मूथ स्टेकाटो रिदम जो है ना यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, इसकी आप ChatGPT से डेफिनेशन देख लेना, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे कि मैं पहले पूछा हुआ है कि रिदम क्या होता है और स्मूथ स्टेकाटो रिदम का डिफरेंस क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ओके जी, स्टेकाटो रिदम होती है, स्टेकाटो ना एक गिटार की वो कोई फॉर्म है कि उसमें आप एकदम से ना बर्स्ट मूवमेंट परफॉर्म करते हो, रेस्ट लेते हो और फिर बर्स्ट मूवमेंट परफॉर्म करते हो, दैट इज स्टेकाटो। ठीक है, अनयूजुअल सी मूवमेंट्स होती हैं, फिर रेस्ट पीरियड होता है, फिर 3-4 अनयूजुअल मूवमेंट्स होती हैं, दैट इज स्टेकाटो। स्मूथ के एक ही कंटिन्यूस फ्लो अनइंटरप्टेड मूवमेंट है। ठीक है जी, ओके, उसने इसके मुताबिक बस 4 वेरिएशन बोल दिया कि ऑसिलेटरी है। जो सस्टेन स्ट्रेचिंग है ना, उसमें क्या होता है कि टाइनी एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन एट दी एंड रेंज के, बंदे को लेके गए आखिर बिल्कुल एंड रेंज के ऊपर ले गए, अब यहाँ पे हल्की हल्की ऑसिलेटरी मूवमेंट परफॉर्म कर दी। ठीक है, ये दो डिफरेंस होगी। और दूसरा एक उसने ये बोल दिया कि पैसिव मूवमेंट परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ रिलीविंग, ये पेन रिलीव करने के लिए। फर्स्ट वाला जो है, दो टाइप्स की मोबिलाइजेशन है, पेन रिलीव करने के लिए जो पहली मूवमेंट थी, फुल रेंज गेन करने के लिए पैसिव ऑसिलेटरी, और ये थी, और दूसरी थी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ फंक्शनल रेंज ऑफ मूवमेंट। हम ये सारा पहले भी ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ना उसी किताब को घुमा फिरा के नया वर्जन जो है वो दे दिया हुआ है। पर अगर इस लिहाज से पूछेंगे कि मोबिलाइजेशन के दो टाइप्स बता दें, तो एक है पेन को ख़त्म करने के लिए, आपकी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए, फंक्शनल मूवमेंट्स को बेहतर करने के लिए, इसमें ये दो हैं, और दूसरा सोली फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए, दैट इज़ इट। आगे उसी मैनिपुलेटिव थेरेपी जो हमारी इस बुक का मेन एम है, उसको उसने ना बॉक्स खोल के एक्सप्लेन कर दिया। अब उस वो जो हिडन ब्लैक बॉक्स था, अब ये दिस इज जस्ट माई एनालॉजी, ये है कि इस पूरी बुक में ना मैनिपुलेशन की बात होनी है। नेक्स्ट इज मैनिपुलेटिव थेरेपी की ना, एज इन जो ऑथर है ना वो हमसे टेड टॉक कर रहा है, एज इफ़ के उसने बोला है कि मैनिपुलेशन जो है ना वो इट इज़ नॉट अ टेक्निक। ठीक है, बहुत सारे लोग उसको टेक्निक बोलते हैं, लेकिन वो होल पिक्चर, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि वो पूरी की पूरी पिक्चर मिस कर देते हैं, दैट इज़ इट। इसमें बात की है। फिर उसने रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निक्स और असेसमेंट बताया हुआ है कि जो मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट है ना उसके अंदर, फिर यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि इसके 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जामिन करो। अब यहाँ पे देख लो उसने असेसमेंट बिल्कुल लास्ट पे लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि पहले आप ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो, बार बार असेसमेंट करते रहते हो, तो आपको अपना डायग्नोसिस कन्फर्म होता है। बाकी मेडिकल कंडीशन में आप कैसे डायग्नोसिस कन्फर्म करते हो कि आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पता लगता है, रेडियोग्राफी करा लेते हो, लेकिन यहाँ पे प्री असेस करते हो, आपको पता लगता है कि आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, आपका डायग्नोसिस ठीक है या ख़राब है। अब आगे उसने बोला कि जो कंटिन्यूस मेडिकल असेसमेंट है, सारा रीड भी करना है, इसमें MCQ आ सकते हैं, पर जस्ट वर्डिंग और रीडिंग, जो याद करने वाली चीज़ें आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने याद करना है। उसमें से बोल दिया कंटिन्यूस मेडिकल असेसमेंट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे ज़्यादा आउटवे ये करती है बाकी सेगमेंट्स में। फिर उसके बाद ना यहाँ पे बड़ा मजे का वर्ड बोला है कि विगरसली सेंशर्ड इज़ अ वर्ड कि जो बहुत ही कोई बंदा डांट रहा होता है अगले इंसान को, उसमें ये बात की हुई कि जो लोग किसी और का मैनिपुलेटिव कॉन्सेप्ट पकड़ के अपने पेशेंट पे लगा देते हैं विदाउट इवैल्यूएटिंग पे द पेशेंट, के वो जो है ना वो डिफरेंट तरीके के ट्रीटमेंट के लिए टेलर्ड हो सकता है, और उसको that the person has vigorously censured or disapproved that kind of treatment protocol। यार इसका ना नटशेल में ये बात है कि एवरी अदर पर्सन हमारी फिजियोथेरेपी में एज़ कम्पेयर टू द अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स, हम लोगों ने पेशेंट के मुताबिक अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना होता है। ऐसा नहीं कि हमने एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल याद कर लिया, वही हर बंदे को जिसको COPD हो रही है हमने इसको लगा दिया। नो, हमारा ये है कि एक पेशेंट आएगा, उसको कोई भी तरह का मसला है, हमने पेशेंट को रीअसेस करना है, रीवैल्यूएट करना है, उसकी कंडीशन देखनी है, उसका लेवल देखना है, उसके साइन और सिम्टम्स देखने हैं, उसके मुताबिक एक नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना है, दैट इज़ इट। उसके अलावा उसने बता दिया है आगे
हाँ ठीक है, असेसमेंट के बारे में बता दी कि असेसमेंट क्या होता है। अपने पेशेंट के साइन और सिम्टम्स को असेस किया जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स की बेसिस पे हो रहे हैं, जो कि की स्टोन है हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का। अब उसने ना आगे इन्फॉर्मेटिव ट्रीटमेंट भी एक है, ट्रीटमेंट की भी डिफाइन की हुई है कि इन्फॉर्मेटिव ट्रीटमेंट हो गया, ये जो है ये रिजल्टिव ट्रीटमेंट हो गया। तो उसने बोला कि इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये डब्बा इस तरह का नहीं था, वेरी श्योर कि यहाँ पे कुछ और भी लिखा होगा, मुझे इसकी समझ नहीं आई, वटएवर। आगे अब टेक्निक्स। अपना टेक्निक्स के अंदर इसने यहाँ पे सारी वो बात की हुई है कि इनिशियल में हमें बोलते हैं कि टेक्निक्स जो है ना भी सारा खुद पढ़ लेना, गच्ची पचू है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखी हुई, MCQ में आ सकता है कि हम क्या बोलते हैं कि हम नई टेक्निक्स जो है ना फॉर्म करें। एक नेवर एंडिंग स्टोरी है और ये कभी ख़त्म भी नहीं होनी, नई नई टेक्निक्स आ जाती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली इस तरह होता है कि वो टेक्निक्स पुराने ज़मानों में किसी ने पहले अप्लाई की होती है, किसी और किताब में दी गई होती है। जैसे एक चाइनीज़ बंदे ने यहाँ बोला है कि वी आर वॉकिंग द रोड मेड बाय अनदर, ठीक है। और उन्हीं ट्रीटमेंट को आप मॉडिफाई करते रहते हो। एक ही ट्रीटमेंट की डिफरेंट मॉडिफिकेशन भी हो सकती हैं और उस मॉडिफिकेशन की सब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी हो सकती हैं। दैट इज इट कि वो टेक्निक्स है ना, नेवर एंडिंग स्टोरी। तो और यहाँ पे से बोला है कि जो कॉन्सेप्ट है ना ये इस ट्रीट टेक्निक का, वो वेरिएबल है, वेरिएबिलिटी इन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट। आपने पेशेंट के मुताबिक जो अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करना होता है, इसके मुताबिक उसको टेलर करना होता है। सारे इसका ना जो समय वो ये इसका रीड कर लेना, मैं सिर्फ वो बातें बताऊंगी जो कंसेप्चुअल हैं और इसमें काफ़ी कम कॉन्सेप्ट है, सारी क्राइमिंग है। अब उसने बोला है टेक्निक इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंजीनियरिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो टेक्निक का जो लफ्ज़ है ना वो असल में इज़ एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ समवन हु वाज एक्सट्रीमली क्रिएटिव और एक्सट्रीमली इनोवेटिव, कि उसने बंदे के मुताबिक एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया। सॉरी मेरा पीछे बिल्ला बोल रहा है, इग्नोर दैट। फिर उसने बोल दिया कि आगे उसने बोला कि और इसने एक वर्ड यूज़ किया कि दे मस्ट नेवर बी डॉगमेटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने जो एक ट्रीटमेंट किसी बंदे ने डिज़ाइन किया है और वो आपको पता लगा है, आपको एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पता लगा है और आपको साइन और सिम्टम्स आपने असेस किए, पेशेंट को इवैल्यूएट किया और उसको इवैल्यूएट करने के बाद आपको एक इंटेंशन मिल गया कि मैंने अपने पेशेंट के इस मसले को ठीक करना है। और दूसरी तरफ आपको लोगों के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पता लगे। अगर वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आपके पेशेंट पे सेट नहीं हो रहे तो आप उसको बदल लो, आप उसको चेंज कर लो, आप उसको इनोवेटिवली क्रिएटिवली थिंक करके अपने मुताबिक डिज़ाइन कर लो। डॉगमेटिव का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो इनफ्लेक्सिबल है, जो किसी के ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता और एक जो ट्रीटमेंट चलता आ रहा है कहता है नहीं यही सही है। इसमें बोला है कुछ सही कुछ गलत नहीं है, आप वेरिएबल कोई नई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो, नई रिदम से नए स्पीड से लेके चल सकते हो अपनी पोजीशन को, ठीक है। अब यहाँ पे रिदम ऑफ मूवमेंट का बता दिया, वो भी हमने आगे देखना है। फिर उसने बोल दिया कि देयर इज़ वन सर्टन कॉन्सेप्ट जो सबके लिए यूनिवर्सल है, दैट इज़ ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट एक डिफरेंट एम्पलीट्यूड के ऊपर मूवमेंट डिज़ाइन की जाती है, उसके मुताबिक ग्रेडिंग बनाई गई है। अब क्या किस बंदे को क्या आफत आई हुई कि उसने ग्रेडिंग ऑफ मूवमेंट डिज़ाइन करनी है। अब दिस इज़ जस्ट इस तरह की वर्डिंग है कि वो हमसे एग्जैक्ट इसी टोन में बात कर रहा है, ये मेटलैंड, जेफरी मेटलैंड। अच्छा, ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट क्यों जरूरी है? उसने बोला कि जब आप सोचो फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो इतने लेवल की मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट होते ही ना कि अच्छा मैं ग्रेड 1 में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ग्रेड 2 में, तो वो किस तरह एक्सप्लेन करता अगले इंसान को कि अच्छा मैं इस लेवल में। तो उसने क्या बोला कि कम्युनिकेशन और टीचिंग के लिए अगले इंसान को बताने के लिए कि इस लेवल की मूवमेंट या इस एम्पलीट्यूड इस टाइमिंग की मूवमेंट है, आपने ग्रेडिंग ईजाद की फर्स्ट, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। अगर हमारे पास ग्रेड 1 ग्रेड 2 ना होते तो हम कैसे बंदे को एक्सप्लेन करते नहीं इतनी से मूवमेंट परफॉर्म करो, इतनी से परफॉर्म करो, तो इट्स गुड। तो इसको ना कॉन्सेप्ट के तौर पे लेके चलो, जैसे एज इफ तुम लोगों के साथ कोई बात कर रहा है। नेक्स्ट इज द फोर्स, दे फोर्स द मैनिपुलेटर टू थिंक इन मच फाइनर डिटेल। इसका मतलब है कि जब आपको इतनी ग्रेडिंग मिल जाती है ना तो आप खुद भी तुम अप्लाई करो तो बहुत फाइन लेवल पे देख रहे हो, अच्छा मैंने कितने लेवल की कितने कॉन्सेप्ट की किस साइड के ऊपर मूवमेंट अप्लाई करनी है। ग्रेडिंग हेल्प करती है कि आप बहुत फाइन डिटेल में जाके मूवमेंट परफॉर्म करो। और थर्ड ये है कि जब ग्रेडिंग एक ईजाद हो गई है तो वो दैट अलाउज द मैनिपुलेटिव थेरेपिस्ट टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, द टेक्निक टू पेपर। अब पता लग गया ग्रेड 1 एट पेपर पर कैसे लिखता है कि मैंने इतने मिलीमीटर की ग्रेडिंग अप्लाई किया। अगर आपको पता लग गया तो वो हेल्प कर रहा है कि एक आपने टेक्निक लिख दी पेपर पे, फिर आपने जब एनालाइज उसको आप एनालाइज करने में भी हेल्प होगी और बाद में जस्ट उस टेक्निक को दोबारा से रिवैल्यू करने में भी हेल्प होगी। दैट्स इट, ये 3 टाइप्स हैं उसका और रिदम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। रिदम ऑफ टेक्निक के अंदर से क्या बात की हुई है, चैट जीपीटी वाली डेफिनेशन है। रिदम ऑफ टेक्निक के अंदर से क्या बात की हुई है कि एक ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसको बहुत ही को पेनफुल, उसने रिदम मूवमेंट डिफाइन की हुई है, ठीक है। उसको बहुत ही को पेनफुल डिसऑर्डर है और पेन थ्रू रेंज होती है कि जितनी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी रेंज है ना पूरी की पूरी रेंज में पेन है, ठीक है, उसको पेन थ्रू रेंज बोलते हैं। तो उसमें आप कैसा खुद कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, आपको खुद थिंक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको लिखी लिखाई जो है ना खीर पकी हुई दे दिया कि नहीं ऐसे ट्रीट कर लो, नहीं। आपने देखा कि पूरी की पूरी रेंज में पेन है, आपका क्या एम होगा कि मेरा इंटेंशन है कि मैंने स्लो स्मूथ मूवमेंट परफॉर्म करानी है जिसमें बंदे को पेन ना हो, लेकिन मैं इतने लेवल तक लेके जा सकता हूँ कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो लेकिन पेन कभी भी रिप्रोड्यूस ना हो। दैट्स द एम, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बंदा है दूसरे लेवल के ऊपर जिसको क्रॉनिक मसला है और उसको बिल्कुल एंड रेंज के ऊपर जाके ही दर्द होती है, तो आप क्या करोगे, तो आप ये अप्लाई नहीं करोगे। तो आप क्या अप्लाई, आप स्टैकेटो रिदम भी यूज़ कर सकते हो, आपको ऐसे मूवमेंट भी यूज़ कर दो जो एंड रेंज के ऊपर जाके मोबिलाइजेशन और ऑसिलेशन परफॉर्म करा रही है।
दैट इज़ इट। ये उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा ऐड कर लो आगे। अब आ गया तीसरा कंपोनेंट। अभी इसी कंपोनेंट को ना लेके भाग रहा है इस कंपोनेंट को, ठीक है। मोड ऑफ थिंकिंग एससीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है, इसको रटा लगाना जरूरी है, ठीक है। द प्राइमेसी ऑफ क्लिनिकल एविडेंस। अब उसने प्राइमेसी के दिस इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो समझने की जरूरत है। मोड ऑफ थिंकिंग, जिस तरीके से बंदा सोच रहा होता है ना उसी तरीके से डायग्नोसिस निकलता है, उस तरीके से ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन का प्रोटोकॉल बनता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने बोल दिया है कि अच्छा डिटेल मैकेनिक्स ऑफ मैनी इंडिविजुअल जॉइंट स्टिल। अच्छा उसने यहाँ पे बोल दिया कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें कंफर्म है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें लगता है कि हम ठीक हैं, वो गलत हो भी सकती है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें हमें पता है कि हमें नहीं पता। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो हम सीरियस ही हम जानते नहीं कि ये एग्जिस्ट भी करती होगी, ठीक है। ये सारी यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। फिर से बोला इसके एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ कि ग्रेज एनाटमी में जो इंडिविजुअल जॉइंट्स की एनाटमी और मैकेनिक्स है ना वो अभी तक हमें कंफर्म पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो इस तरह होगी तो हम उसकी बेसिस पे काम करे जा रहे हैं। दिस इज थेरी, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ थेरी, और थेरी गलत भी हो सकती है। कभी सोचा कि जो हम लोगों ने, अच्छा पेन का भी एग्जाम्पल है कि पेन गेट थेरी है। व्हाट इफ पेन के सिग्नल्स वैसे ट्रैवल ना करते हो, हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारा बना हुआ है वो कॉन्सेप्ट गलत हो, तो बस उसकी एग्जांपल है कि व्हाट इफ वी डू नो स्टफ लेकिन हमें इतना नहीं पता, तो दैट इज़ थेरी। तो उसकी बेसिस के भाई अब ये ना एक बताऊँ मेटलैंड का क्या बात है कि उसने आपको लेके जाना है एक कंक्लूजन तक लेके जाना है, ठीक है। दिस इज अ कंक्लूजन। तो वो यहाँ से बात शुरू करेगा, डेवलप करेगा, बात करते करते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते लैडर पैटर्न में यहाँ तक आपको पहुँचा देगा। दिस इज एग्जैक्टली दैट। तो ये करने के लिए आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद उसने पहले ये बता दिया कि हमें नहीं पता कि हमारी बातें सच हैं या नहीं है, थेरी सच है या नहीं है। फिर उसके बाद उसने बता दिया कि हम क्या करते हैं उसकी बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं, हम स्पेकुलेशन बना लेते हैं, हमें कुछ बातें पता होती है, कुछ नहीं पता होती, कुछ हम दरमियान में होते हैं। उसके बाद उसने बता दिया कि जो थेरी की बेसिस पे, सारी बेसिस पे जो हमें पता है ना इन्फॉर्मेशन, जो थेरी दैट इज एनाटमी, फिजियो, बायोमैकेनिक्स, पैथोलॉजी की बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। उसकी बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद उसने यहाँ पे दो चीज़ें बता दी कि एक इस तरह हो सकता है, अब ये ना जो इतना मुश्किल सा ये बकवास है ना, दिस इज जस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। उसने बोला है कि एक पेशेंट है वो इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की जो एक ही क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के कुछ 100 डिफरेंट नाम हो सकते हैं, 100 डिफरेंट डायग्नोस्टिक टाइटल हो सकते हैं। मैं इसको ये बुला लूँ, वो इसको ये बुला ले, वो इसको ये बुला ले, डिफरेंट तरीके से, ठीक है। कि एक ही क्लिनिकल कंडीशन है शोल्डर पेन, कोई बंदा उसको डिस्क हर्निएशन बोल सकता है कि अच्छा नहीं वहाँ से रेडिकुलोपैथी निकली, कोई इसको बंदा बोल सकता है कि नहीं ये इम्पिंजमेंट प्रोटोकॉल है, कोई बंदा बोल सकता है बरसे का मसला है। तो एक ही क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कितनी सारी डायग्नोस्टिक टाइटल में सेट हो रही है। तो आपने इसका भी ख्याल रखना है कि भाई आपको कैसे पता किस में से सही वाला है। फिर उसके बाद सेकंड है कि एक ही डायग्नोस्टिक टाइटल है कि अच्छा शोल्डर इम्पिंजमेंट है, उसके अंदर डिफरेंट साइन और सिम्टम्स के साथ बंदा प्रेजेंट कर सकता है। कोई 1000 साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं कि बंदे को इम्पिंजमेंट है, उसको कितने लेवल की इम्पिंजमेंट है उसकी बेसिस पे वो प्रेजेंट कर सकता है कि नहीं मुझे पेन होती है, कोई बंदा कहता है नहीं मुझे रात को सोता तो पेन होती है, कोई बंदा कहता है मुझे जोर लगाता तब पेन होती है। तो एक ही डायग्नोस्टिक टाइटल के अंदर भी डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। रिवर्स ऑर्डर है। फिर अब आ गया वो मुद्दे पे आ गया, ठीक है। इतनी लंबी कहानी सुना के कि हमें कैसे पता लगेगा कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं। फिर से फोकस इज़ ऑन एनालिटिकल असेसमेंट। एनालिटिकल असेसमेंट इज़ द वन जो आपको कंफर्म करेगी कि आपका जो मेथड है वो सही है या नहीं। फिर उसमें एनालिटिकल असेसमेंट के ऊपर सारी बात आ गई, दिस इज़ द वन, इसके ऊपर ही सारी कहानी रन करनी है यार। आगे क्या हो गया, आगे एनालिटिकल असेसमेंट के अंदर हमने दो कंपार्टमेंट्स